हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 ज्योग्राफी सीरीज का एक और सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट। इस वीडियो लेसन में हम समझेंगे ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के पास्ट एंड प्रेजेंट लोकेशन, सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया एंड मेगा ओशियन पैंथलासा के ड्रिफ्ट होने के पीछे की हिस्ट्री जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे विजुअल एंड एनिमेशन की मदद से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर को। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अटलांटिक ओशियन की दोनों तरफ की कोस्ट लाइन्स आपस में मिलती जुलती लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पजल के दो टुकड़े हों जो कभी एक साथ थे। और इसी ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी को जन्म दिया जिसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सबसे पहले 1596 में डच के मैप मेकर अब्राहम ऑर्टलियस ने सबसे पहले इस आइडिया को दिया। उन्होंने कहा कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका कभी एक साथ जुड़े हुए थे। इसके बाद एक और मैप मेकर आते हैं जिनका नाम था एंटोनियो पेलिग्रीनी। इन्होंने एक मैप बनाया जिसमें इन्होंने तीन मेजर कॉन्टिनेंट अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को एक साथ दिखाया। इन दोनों ही मैप मेकर की ऑब्जर्वेशन तो सही थी, लेकिन इनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ ना होने के कारण ये इसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाते। लेकिन इसी आइडिया को आगे चल करके जर्मन के मेट्रोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वैगनर ने साइंटिफिक प्रूफ के साथ 1912 में इस ऑब्जर्वेशन को दुनिया के सामने लाया और इसको नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वैगनर के अकॉर्डिंग आज के सारे कॉन्टिनेंट कभी एक सिंगल लैंडमास हुआ करते थे जिसे वैगनर ने पैंजिया नाम दिया, जिसका मतलब था ऑल अर्थ यानी सारी जमीन एक साथ। और इस बड़े लैंडमास के चारों तरफ था एक मेगा ओशियन जिसे वैगनर ने पैंथलासा कहा। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए इसी टॉपिक को और आगे समझते हैं। तो करीब आज के 200 मिलियन ईयर पहले यह जो सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे वैगनर ने पैंजिया नाम दिया था, यह टूटने लगा। पहले यह सुपर कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में टूटा, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ वाले हिस्से को हमने लॉरेशिया कहा और साउथ वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड। और फिर ये छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में बढ़ते चले गए, जैसे आज हम देख सकते हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो यह थी स्टोरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वैगनर ने कौन कौन से साइंटिफिक एविडेंसेस दिए थे। नंबर 1, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। यदि आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखेंगे तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सोल लाइन ऐसे लगेंगे कि आपस में फिट हो जाएंगे, जैसे जिगसॉ पजल के टुकड़े हो जाते हैं। 1964 में बुलेट नाम के एक साइंटिस्ट ने कंप्यूटर मैप के जरिए इन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, जिसमें इन्होंने दिखाया यदि हम समुद्र के पानी को हटा दे और इन दोनों सोल लाइन को आपस में जोड़ दे तो ये वेल कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एविडेंस नंबर 2, रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। साइंटिस्ट ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग करके यह पता लगाया कि जो ब्राजील कोस्ट एंड वेस्टर्न अफ्रीका कोस्ट लाइन के रॉक्स हैं वो सेम टाइम पीरियड के हैं। एंड साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका कोस्ट लाइन की जो मरीन डिपोजिट है वो भी सेम टाइम पीरियड की है, जो ये प्रूव करता है कि ये सारे कॉन्टिनेंट कभी न कभी आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। नंबर 3, टिलाइट। यह एक खास प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक होती है जो ग्लेशियर के बर्फ से बनती है। भारत में गोंडवाना की चट्टानों में यह टिलाइट मिलती है और यही टिलाइट अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे कई महाद्वीपों में भी पाई जाती है। तो एक ही प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक इतने दूर दूर के देशों में कैसे मिल सकती है? तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि यह सारे देश कभी न कभी एक ही लैंडमास का हिस्सा थे। नंबर 4, प्लेसर डिपॉजिट्स। जो घाना कंट्री का कोस्ट लाइन है वहां पर बहुत ही रिच अमाउंट में सोना पाया जाता है, लेकिन घाना के आसपास कोई ऐसी चट्टान नहीं है जिससे सोना मिलता हो। लेकिन वहीं ब्राजील के पास जिससे सोना मिलता है उसकी बहुत सी चट्टानें हैं, जिसका मतलब यह बिल्कुल साफ है कि यह दोनों जमीनें कभी आपस में जुड़ी हुई थी, तभी ब्राजील से सोना घाना तक पहुंचा। एविडेंस नंबर 5,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। कुछ एक ही प्रकार की प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज होती हैं जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज में पाई जाती है, लाइक लेमर्स। यह एक स्पेशल प्रकार की स्पीसीज है जो इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में पाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका में मैसीसोरस के फॉसिल्स आज भी मिलते हैं, जो कि यह दर्शाते हैं कि यह दोनों पार्ट कभी आपस में एक ही लैंडमास का हिस्सा थे। तो ये सारे एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम समझते हैं फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। मतलब कौन सी ऐसी फोर्सेस है जिनके कारण ये कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं। वैगनर ने अपनी थ्योरी के अंदर इन कॉन्टिनेंट के मूवमेंट के पीछे 2 इंपॉर्टेंट फोर्सेस को रिस्पॉन्सिबल बताया, जिसमें नंबर 1 है पोल फीलिंग फोर्स। ये फोर्स पृथ्वी की रोटेशन से रिलेटेड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है और इसी के कारण जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है, जो चीजों को पोल से दूर और इक्वेटर के पास पुश करती है। और यही फोर्स भी कॉन्टिनेंट को इक्वेटर के पास पुश कर रही थी। इसी के कारण वैगनर ने इसे पोल पेलिंग फोर्स का नाम दिया। आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट फोर्स को, जो है टाइडल फोर्स। यह फोर्स सन और मून की ग्रेविटी से आती है। वैगनर का कहना था जैसे मून और सन की ग्रेविटी से समुद्र में टाइड्स आती है, वैसे ही ओशियन फ्लोर और कॉन्टिनेंट पर यह टाइडल फोर्स काम करती होगी। वैगनर का मानना था कि यह फोर्स लॉन्ग टाइम यानी करोड़ों साल तक काम करती रही होगी और इसी से कॉन्टिनेंट धीरे धीरे अपनी जगह से सरकते गए होंगे। तो अब तक हमने समझा कि वैगनर ने कौन कौन सी फोर्सेस बताई जो कॉन्टिनेंट को मूव कर रही थी। लेकिन दोस्तों एक सवाल अब भी बचता है, क्या वैगनर ने जो थ्योरी दी थी वह साइंटिफिक प्रूफ पर बेस्ड थी या इसके पीछे कोई सॉलिड एविडेंस था। तो चलो इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं मॉडर्न स्टडी में, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को साइंटिफिक तरीके से सपोर्ट किया। तो ये सारे साइंटिफिक एविडेंस एंड प्रूफ जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सही साबित करते हैं वह हमें देखने को मिलते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज के अंदर। और ये सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। उस टाइम पीरियड में साइंटिस्ट को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जो ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के स्ट्रक्चर को एक नए तरीके से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोसिल्स, रॉक डिपॉजिट एंड फ्लोरा फौना की स्पीसीज। इसके अलावा ओशियन फ्लोर मैपिंग एंड डीप सी रिसर्च ने बहुत से नए डायमेंशन ऐड करी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करने में। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को। इस थ्योरी को 1930s में एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट आर्थर होम्स ने दिया। उनका कहना था कि हमारे अर्थ के मेंटल वाले पार्ट्स में कंटिन्यूसली गर्मी बनती रहती है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आती है और इससे सर्कुलर करंट बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। इन्होंने सजेस्ट किया कि यही करंट कॉन्टिनेंट्स को धीरे धीरे इधर उधर मूव करने में मदद करते हैं। इसे और भी आसान भाषा में समझे तो होम्स का कहना था तो हमारे अर्थ के मेंटल वाले पार्ट में गर्मी है वो इन कॉन्टिनेंट्स को धीरे धीरे मूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। दोस्तों अभी तक जितनी भी थ्योरीज हमने पीछे पढ़ी उन सभी थ्योरीज को यह रिसर्च एक नया मोड़ देता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ओशन फ्लोर यानी जो हमारे ओशन की सतह है उसको डिटेल मैपिंग किया गया और ये पता चला कि ओशन फ्लोर बिल्कुल फ्लैट नहीं है बल्कि उसमें रिलीफ्स हैं। यानी कहीं पर समुद्र बहुत गहरा है तो कहीं पर बहुत ऊंचा है और कहीं पर तो माउंटेन की बड़ी बड़ी रेंजेस हैं। इस थ्योरी के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो मिड ओशियन के अंदर रॉक्स मिले वे कॉन्टिनेंटल रॉक्स यानी जो हमारे कॉन्टिनेंट पे रॉक पाए जाते हैं उनसे कहीं ज्यादा यंग थे। इतना ही नहीं, रिच के दोनों तरफ जो रॉक्स थे वे सेम डिस्टेंस पे थे और उनकी एज और कंपोजिशन भी एक जैसी थी। और ये सारे एविडेंसेस स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं कि सी फ्लोर भी फैल रहा है और यही बेस बना फ्यूचर की पावरफुल थ्योरी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन का। इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि समुद्र के नीचे वाली जमीन का शेप कैसा होता है। अभी तक हमने यह तो पढ़ा है कि हमारे अर्थ के ऊपर माउंटेन्स, वैली एंड प्लेन एरियाज होते हैं, लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें समुद्र के अंदर भी होती हैं। तो चलो समझते हैं समुद्र के नीचे क्या क्या होता है और उसे कैसे डिवाइड किया गया है।
अब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें सिर्फ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन दिखते हैं, लेकिन इन ओशियन के नीचे भी एक डिटेल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। साइंटिस्ट ने ओशियन फ्लोर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन डेप्थ और शेप के बेस पर। नंबर 1 कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, नंबर 2 अबैशल प्लेन्स, नंबर 3 मिड ओशियनिक रिजिस। तो चलो अब इनको एक एक करके समझते हैं। यह जो डायग्राम है इसमें ओशियन फ्लोर को एक क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है। लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट जहां से समुद्र स्टार्ट होता है। अब चलो समझते हैं पहले पार्ट को, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स वह जगह होती है जहां कॉन्टिनेंट खत्म होते हैं और डीप ओशियन स्टार्ट होता है। यह एरिया मेनली 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें नंबर 1 है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यह एक जेंटल स्लोपिंग एरिया होता है जो लैंड का पार्ट होता है और सी लेवल के नीचे चला जाता है। इस एरिया के खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप और यहीं से ओशियन फ्लोर एक्चुअल में डीप होना स्टार्ट होता है। इस एरिया के खत्म होने के बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज। स्लोप के बाद जो थोड़ा फ्लैट एरिया मिलता है उसे ही हम राइज कहते हैं। और इस एरिया के खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है डीप ओशियनिक ट्रेंचेस। ये समुद्र के अंदर सबसे गहरी जगह होती है। जैसा आप सभी ने कई बार नाम भी सुना होगा, मारियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशियन में है और इसकी अप्रोक्सीमेटली गहराई है 11 किलोमीटर, जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा। अब चलते हैं ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के सेकंड पार्ट की तरफ, जो है एबैसल प्लेन्स। अब सोचो, अगर ओशियन के बीच एकदम फ्लैट स्मूथ जमीन हो, बिल्कुल जैसे फील्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम समुद्र के अंदर कहते हैं एबैसल प्लेन्स। ये प्लेन्स कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और मिड ओशनिक रिज के बीच में होती है। ये दुनिया के सबसे स्मूथ और फ्लैट एरियाज हैं, लेकिन समुद्र के नीचे छुपे हुए। अब चलते हैं ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट थर्ड पर, जो है मिड ओशनिक रिजिस। यह एक लंबी लंबी माउंटेन की चेन होती है जो पूरे ओशियन फ्लोर में फैली हुई है। यह अर्थ की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, लेकिन पानी के नीचे। ये माउंटेन चेन इतनी लंबी है कि पूरे ग्लोब को कवर कर सकती है, अप्रोक्सीमेटली 65,000 किलोमीटर। तो यहाँ तक हमने समझा ओशियन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से है। ओशियन में केवल पानी ही नहीं, बल्कि उसके अंदर ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और प्लेन मैदान भी हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। इस टॉपिक में हमें यह समझना है कि वर्ल्ड के अंदर कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर हमें अक्सर अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं इस वर्ल्ड मैप का, जिसमें ब्लैक डॉट की हेल्प से दिखाया गया है कि कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर अक्सर अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। तो हमें वर्ल्ड के अंदर मोस्टली अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, हिमालयाज एंड रिंग ऑफ फायर की एरियाज में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे सी फ्लोर आखिर में बढ़ कैसे सकता है। तो चलिए इसे ही समझते हैं। अर्थ के नीचे बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब ये प्लेट्स ओशियन के नीचे अलग यानी डाइवर्ज होती हैं, तो उनके बीच एक क्रैक या गैप बन जाता है, जिसे कहते हैं मिड ओशियन रिज। अब होता क्या है, जो ये गैप बना था, इसी के थ्रू हमारे अर्थ के अंदर से गर्म लावा बाहर आता है और जब यह लावा ठंडा हो जाता है तो वह नए रॉक बना देता है और यही नई रॉक बीच में ऐड होती रहती है और पुरानी रॉक्स दोनों साइड में पुश होती जाती है। एंड इसी वजह से ओशन का फ्लोर धीरे धीरे स्प्रेड करता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इस कॉन्सेप्ट को 1960 में अमेरिका के जियोलॉजिस्ट हैरी हेमंड हैस के द्वारा दिया गया था। आई होप यह सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स को। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि अर्थ की सरफेस यानी धरती का ऊपरी सतह कैसे डिवाइड है लार्ज और स्मॉल प्लेट्स के बीच में। जैसा इस फिगर में हम देख सकते हैं, वर्ल्ड के अंदर कुछ मेजर एंड माइनर प्लेट्स को, हमारे अर्थ की कुछ ये मेजर प्लेट्स हैं लाइक पैसिफिक, इंडियन, यूरेशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन एंड अटलांटिक।
इन 7 मेजर प्लेट्स के अलावा कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। लाइक कोकोस, नाजका, अरेबियन, फिलिपिन एंड कैरोलाइन। तो यह थी हमारे अर्थ की कुछ माइनर प्लेट्स। तो इस फिगर की मदद से हमने यह तो समझ लिया कि हमारे अर्थ की कौन सी मेजर और कौन सी माइनर प्लेट्स हैं। तो चलिए अब समझते हैं ये सारी छोटी बड़ी प्लेटें किस किस तरीके से मूव करती हैं और कौन सी ऐसी प्लेटें हैं जिसके कारण हमारा हिमालय बना। तो ये सारी मेजर एंड माइनर प्लेट से मेनली 3 तरीके से मूव करती हैं। नंबर 1, डाइवर्जेंट तरीके से। इस तरीके के मूवमेंट में जो प्लेट्स होती हैं वह एक दूसरे से दूर जाती हैं। नंबर 2, कन्वर्जेंट। इस तरीके के मूवमेंट में आपस में दो प्लेटें आकर टकरा जाती हैं, जिसमें एक प्लेट नीचे की तरफ जाने लगती है और दूसरी प्लेट ऊपर की तरफ उठने लगती है। और इसी कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट के कारण हमारे हिमालयस बने हैं, जिसमें इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई है, जिससे हिमालयस माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया है। एंड नंबर 3 है ट्रांसफॉर्म। इस तरीके के प्लेट्स मूवमेंट में दो प्लेटें एक दूसरे के साइड बाय साइड स्लाइड करने लगती हैं, और जब प्लेट्स किसी भी तरीके से मूव करती है तो अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्च 2025 में म्यांमार के अंदर 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसके अंदर 3600 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और इसकी वजह थी इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट की मूवमेंट। सेकंड एग्जाम्पल है रिंग ऑफ फायर का, जो पैसिफिक ओशियन वाला एरिया, वहां पर बहुत ही ज्यादा कन्वर्जिंग प्लेट है, जिसके कारण उस वाले एरिया में अक्सर अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। इस टॉपिक में हमने समझा हमारे अर्थ पे कौन कौन सी मेजर कौन कौन सी माइनर प्लेट्स हैं और वे किस तरीके से मूव करती हैं, और उनकी मूवमेंट से हमारे अर्थ सरफेस पे क्या क्या होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, जो है रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। मतलब जो ये प्लेट मूव करती हैं उनकी स्पीड कितनी है। साइंटिस्टों ने मैग्नेटिक फील्ड की मदद से पता लगाया कि ये प्लेट कितनी तेजी से मूव करती है। तो वे पाते हैं कि ये जो सारी प्लेटें हैं उनमें से कुछ प्लेटें हैं वो बहुत ही स्लो मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल, आर्टिक रीज वाली जो प्लेट हैं वो पूरे साल में 2.5 सेंटीमीटर ही मूव करती हैं। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक के आसपास की प्लेटें 15 सेंटीमीटर तक मूव करती हैं। तो यह थी हमारे प्लेट मूवमेंट की स्पीड। नेक्स्ट और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को अब हम समझेंगे मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट के बारे में। आज के समय वर्ल्ड मैप में जो हम इंडिया की लोकेशन देखते हैं वह मिलियंस ऑफ ईयर पहले अलग अलग कॉन्टिनेंट का पार्ट था, जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। और आज से लगभग 200 मिलियन ईयर अगो यह लैंडमास अलग होने लगा जब पैंजिया टूट रहा था, और उस वक्त पर इंडियन प्लेट एक आइलैंड की तरह था जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास एक बड़े ओशियन में था, जिसका नाम था 33 सी। और इसके बाद इंडियन प्लेट ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी नॉर्थ की तरफ। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे इंडियन प्लेट मूव करती रही नॉर्थ की तरफ। जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं कि अर्ली टाइम पीरियड में इंडिया की क्या पोजीशन थी और आज के समय में इंडिया की क्या पोजीशन है। और आज के समय जो वर्ल्ड मैप में हम इंडिया की लोकेशन देखते हैं, इस पूरी जर्नी को इंडियन प्लेट ने करने में 140 मिलियन ईयर लगाए, और यह इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से हिमालय ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो यह थी स्टोरी इंडियन प्लेट की मूवमेंट की, और इसी के साथ दोस्तों यह चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और ऐसे ही चैप्टर की एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, बाय बाय।